हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 6 द जुडिशरी जो है वो समझाने वाली हूँ। देखिए, जुडिशरी आपको याद होगा कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े हैं, जिसमें से आपके लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव है और थर्ड जो है वो है जुडिशरी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर है और आप आगे सीनियर क्लासेस में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यायपालिका, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप जैसे देख सकते हो कि मैंने पूरा लिखा है कि ये थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है और जुडिशरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड है, डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो इसका जुडिशरी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, जिस वजह से जो डेमोक्रेसी है वो आज भी लागू है। हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन की तरह काम करती है। ये किसी का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता, उनके जो भी डिसीजन होते हैं वो सब लोग मानते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडियन जुडिशरी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है जिसमें लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जाते हैं। यानी अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके नीचे जो है आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और अदर लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो हम आप पढ़ेंगे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है जस्टिस का हमारी कंट्री में। और ये कहाँ पे काम करता है यानी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और यहीं से अपने काम को पूरा फंक्शंस को करता है ये। इसमें एक चीफ जस्टिस होता है मेन और इसके अलावा 30 अदर जजेस होते हैं। प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है प्रेसिडेंट करता है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स और साथ ही अदर जजेस की भी, सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो एक जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक जज के तौर पे काम किया हो आपने हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर्स तक, या फिर इसके अलावा या फिर आपने वकालत करी हो स्टेट हाई कोर्ट में कितने साल तक, 10 साल तक। इसके साथ ही देखिए, इस पोस्ट के बाद आप जब रिटायर, आपको पोस्ट मिल जाती है, ये पोजीशन मिल जाती है, तो उसके बाद आप रिटायर कब होते हैं? तो आप रिटायर होंगे 65 ईयर्स की एज में। इसके साथ ही देखिए, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके पास पूरी पावर होती है कि वो जज को रिमूव भी कर सकता है और किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट जजेस को तब रिमूव कर सकता है जब वो मेंटली अनफिट हो, ठीक है, मानसिक रूप से ठीक ना हो, और साथ ही उन्होंने अगर किसी तरह का कुछ मिसबिहेवियर किया है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई नियम कानून तोड़े हैं। पर एक बात ये भी याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और साथ ही एक पॉइंट ये भी है कि उनको उनकी पोस्ट से आप इस बहुत आराम से नहीं हटा सकते उनकी पोस्ट से, कि हाँ प्रेसिडेंट ने चाहा और उसको हटा दिया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे कम से कम पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होता है इनके खिलाफ और उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, अगर आपने ह्यूमैनिटीज लोगे तो आप बहुत डीप में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो 2/3 मेजोरिटी यानी पार्लियामेंट में जो आपकी संसद है उसमें कम से कम 2/3 जो मेजोरिटी है वो उसके अगेंस्ट हो, यानी उस जज को हटाने के फेवर में होनी चाहिए, उस जज के खिलाफ होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो है वोट डाले जाएं। तो अब ये चीज़ इसलिए इतनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि संसद में 2/3 मेजोरिटी लाना बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी है कि एक बार जज अगर अपनी पोस्ट ले लेता है तो अगर कोई खराब काम नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, तो आराम से अपने टेन्योर तक, अपने ड्यूरेशन तक, 65 ईयर्स तक वो आराम से काम कर सकता है। तो ये था 2/3 मेजोरिटी का कंसेप्ट और ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, कहाँ सिचुएटेड है और कितने वहाँ पे जस्टिस होते हैं, ठीक है, कितने जजेस होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स और कौन अपॉइंटमेंट करता है, कितनी एज में रिटायर होते हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स से यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फैसले करता है, उसकी क्या उसकी पावर है, कौन कौन से क्षेत्र में उसके न्यायिक क्षेत्र हैं जिसमें उसके अधिकार हैं कि वो जजमेंट कर सकता है। तो देखिए, इसमें है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर आता है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपसे पूरा एक एक करके भी पूछ सकते हैं और आपसे तीनों ही पूछ सकते हैं। तो देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो जज जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किसके झगड़ों को सुलझाता है, तो ये सुलझाता है यूनियन, स्टेट्स
और अमंग स्टेट्स, ठीक है, या तो सेंट्रल और स्टेट का कोई विवाद हो तो उसको सुलझाएगा। साथ ही अगर बहुत सारे स्टेट्स का विवाद भी अगर सेंट्रल के साथ होता है या फिर स्टेट स्टेट का होता है तो इस तरह के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉर्ट आउट करता है। और ये जो स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इनके अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सेकेंड है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो देखिए एपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब ही है अपील करना, ठीक है। तो आप वर्ड से थोड़ा याद रखिएगा, फर्स्ट वाला आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, सेकंड जो है आप वर्ड से याद कर सकते हो। तो अपील करना है, एपीलेट मतलब अपील करना। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट होता है अपील का। इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स पे प्रेसिडेंट के को लेटर लिख सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। अदरवाइज जो होता है आप सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, इसमें में आप लास्ट अपील कर सकते हो। और देखिए कोई भी पर्सन हो अगर उसको हाई कोर्ट में उसको जजमेंट अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि शायद उसके साथ सही नहीं हुआ है तो वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। कोई भी लोअर कोर्ट में अगर उसको लगता है कि हाँ जजमेंट अच्छे से नहीं हुई है तो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो देखिए इसको भी नाम से आप याद कर सकते हो। एडवाइजरी का मतलब होता है एडवाइस देना, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारे फैसले लेते हैं, ठीक है, उनके साइन के बाद ही हर चीज़ होती है। तो क्या होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके, रिगार्डिंग पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी लोगों की भलाई के से रिलेटेड कुछ काम हो तो क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, ठीक है, सुझाव देता है कि हाँ ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। और ये प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो खुद भी एडवाइस मांग सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को देनी ही देनी है एडवाइस, नहीं, और ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी ही लेनी है। तो ये प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। अगर उन्हें लगता है कि लोगों की भलाई के लिए कुछ काम हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की हद से बाहर कुछ काम हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसको अपनी एडवाइस वो प्रेसिडेंट को दे सकता है और वो भी प्रेसिडेंट की इच्छा पे। अब आते हैं कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो देखिए हर एक कोर्ट में रिकॉर्ड वो बिल्कुल रखते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट भी है वो अपने सारे जितने भी प्रीवियस केसेस होते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं, संभाल के रखते हैं, ताकि कभी हो सकता है कि फिर कोई भी केस रीओपन हो सकता है, कभी दूसरे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा हो सकता है कि केस सिमिलर होते हैं तो उनको फैसला लेने में ईजी हो। तो इस वजह से सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं। ऑल द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्यूली रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड। तो सारे के सारे जितने भी जजमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ ही प्रिंटेड भी किए जाते हैं, ठीक है, टाइप किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का वो हमें प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट में। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट्स जो हैं वो सेम होता है, उनका कॉमन हाई कोर्ट होता है, उसी को वो एक ही, जैसे कि आप ले लीजिए पंजाब और हरियाणा का, तो उनका एक सिमिलर ही एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकियों के भी अगर कुछ होता है कि ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारे स्टेट्स में एक एक है, बट अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ पे वो कॉमन हाई कोर्ट को भी शेयर करते हैं। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट की कॉम्पोजिशन पे। तो यहाँ एक चीफ जस्टिस होता है और साथ ही अदर जजेस होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर जजेस हैं उनका नंबर फिक्स नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकते हैं नंबर्स। जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट्स के वो कौन अपॉइंट करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसकी एडवाइस पे, ठीक है, किसकी एडवाइस कंसल्ट करके, किससे बातचीत करके, तो जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया का उससे बातचीत करके जो ये जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा था आपका कॉम्पोजिशन। अब आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट की। तो बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, साथ ही जुडिशियल ऑफिस पे किसी न किसी कोर्ट में वो बैठे हो, 10 ईयर्स तक उन्होंने काम किया हो, या फिर वो इसके साथ ही प्रैक्टिसिंग की हो एडवोकेट की हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 साल तक। इसके बाद आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ फैसले करते हैं, किस किस एरियाज में। तो देखिए हाई कोर्ट जो है उसके पास भी 3 टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है। तो ये एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फिर है सेकंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन और थर्ड है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। और देखिए हाईलाइटेड कर दिए मैंने, तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो आप याद रखिएगा। हाई कोर्ट में भी 3 टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप और इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या करते हैं हाई कोर्ट। तो देखिए केसेस होते हैं रिगार्डिंग रेवेन्यू, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शंस हो इससे रिगार्डिंग, या फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग कोई केसेस होते हैं तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन करते हैं हाई कोर्ट्स। एपीलेट जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे देखिए कोई भी केसेस आए लोअर से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से
हाई कोर्ट्स में जब आते हैं, अपील लेके आते हैं हर एक इंसान, तो वो फैसले यहाँ पे किए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे कौन से किसके खिलाफ डिसीजंस ले सकते हैं, तो इस सेशन कोर्ट्स होते हैं स्टेट्स में, तो उसके अगेंस्ट भी कोई भी अगर इनके यहाँ पे अपील करता है तो उसके खिलाफ ये अपने जजमेंट करते हैं। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है हाई कोर्ट का, वो क्या कर सकता है, वो देखिए रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है, रिवाइज करना। आप देखो लिखा है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी रिवीजन करना। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको फिर से आपको रिवीजन के तौर पे आपको होमवर्क मिलता है स्कूल से कि हाँ इसको 10 बार लिखिएगा या 5 बार लिखिएगा या रिवाइज करिएगा। तो रिवाइज करने का मतलब ही क्या होता है कि आपने जहाँ गलती करी है उसको आप सुधार सको, ठीक है, और आपको और अच्छे से वो चीज़ प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ भी यही होता है कि हाई कोर्ट से नीचे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो इसके नीचे हाई कोर्ट से नीचे जो और कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई फैसला लिया जाता है और हाई कोर्ट को लगता है कि शायद वो फैसला सही से लिया नहीं गया है, और या वो फैसला उसकी पावर में आता ही नहीं था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस केस को लेना ही नहीं चाहिए था, उसके फील्ड में उसके क्षेत्र में वो आता ही नहीं था केस, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हाई कोर्ट है वो जो केस है वहाँ से अपने यहाँ पे डायरेक्टली बुला सकता है, उसको रीओपन करा सकते हैं, और वहाँ पे फिर वो अपने जजमेंट नई तरीके से उसको पूरे अच्छे से सुनेंगे और अपनी जजमेंट वो देंगे, ठीक है। फिर आते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे। तो देखिए हर एक हाई कोर्ट भी अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है, और हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो हर ट्राई करता है क्रिमिनल केसेस को सुनना, और इफ द सेशन जज, ठीक है, और कब, जब वहाँ पे सेशन जजेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा भी सुने जाते हैं, और अदर जो जजमेंट्स होती हैं, इफ दियर जजमेंट्स डू नॉट फेवर अ पार्टी ही में फाइल एन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पर ये भी देखा गया अगर सेशन कोर्ट्स में सेशन जजेस के द्वारा उनको अगर फैसला, और जो भी पार्टी है जो केस लेके आई थी और उसको जजमेंट अच्छा नहीं लगा, तो वो जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर उसको वहाँ लगता है कि हाँ वहाँ भी वो फेल हो गया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको न्याय नहीं मिला, तो वो फिर कहाँ जाएगा, वो जाएगा हाई कोर्ट स्टेट में, ठीक है, स्टेट के हाई कोर्ट में। और इसके बाद भी देखिए अगर उसे फिर से लगता है कि हाँ फैसला सही नहीं हुआ जजमेंट, तो फिर वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अब आते हैं लोक अदालत के बारे में। तो ये देखिए जो मैंने अपील वाला आपको बताया था, तो ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन में आता है। अब आते हैं लोक अदालत, तो नाम से समझेगा लोक अदालत यानी लोगों की अदालत। अब क्या है, इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम हमने देखा है कि कोर्ट्स में इंडियन कोर्ट्स बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसी वजह से आपने सुना भी होगा डेमोक्रेसी में बहुत डिले होता है, कोई भी जजमेंट हो तो फैसला ही नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी पार्टीज जिनमें डिस्प्यूट्स होता है वो जो फैसले कराने के लिए आते हैं बहुत पैसा खर्च करते हैं, वकीलों के लिए पैसा खर्च करते हैं, हर टाइम उन्हें फीस देनी पड़ती है, इतना पैसा वो होता नहीं है। चलिए अमीर जो है वो अफोर्ड कर लेंगे, व्हाट्स अबाउट ऑफ द गरीब पीपल, तो वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो ये चीज़, और न्याय पे तो सभी का अधिकार है, तो इस वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया लोक अदालत का, जिससे कि टाइम भी कम लगे, सेव हो, और जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो भी कम से कम हो। इसके लिए क्या हुआ, इस सिस्टम के अंतर्गत जो केसेस हैं बहुत ही स्पीडली यानी बहुत स्पीड में सुने जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, जिससे कि बहुत कम खर्चा हो, ठीक है। लोक अदालत जो है सबसे पहले जो लोक अदालत थी वो दिल्ली में सेटअप हुई थी वहाँ पे 1985 में, और 150 केसेस जो हैं वो एक ही सिंगल डे में डिसाइडेड हो गए थे, यानी उनका फैसला हो गया था। ये नहीं कि लटकाया नहीं गया था उन्हें कि तारीख पे तारीख दी जाए, ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद आते हैं लीगल एड, ठीक है। लीगल एड सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, फ्री लीगल सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं, और किन के लिए कराई गई है, सोसाइटी में वीकर सेक्शंस हैं जो बहुत गरीब हैं, शायद वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इनमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स, वीमेन, चिल्ड्रन, मेंटली इल लोग हैं, डिसेबल पीपल हैं, इकोनॉमिकली पुअर पीपल, ये सब आते हैं जो लीगल एड सिस्टम के अंतर्गत फ्री लीगल सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। तो देखिए बिल्कुल जुडिशरी का फंक्शंस ही है कि किसी तरह के भी विवाद होते हैं तो उनको वो सुलझाएं। विवाद सिटीजन्स के बीच में भी होता है, सिटीजन्स का सरकार के साथ भी होता है, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ भी होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो किसी भी तरह का विवाद हो तो वो जुडिशरी ही जो है, वो कहते हैं ना कि कोर्ट में देख लेंगे आपको, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जुडिशरी जो है सबके जो मामले हैं, जो लड़ाई झगड़े जो भी हो वो सुलझाती है। तो आप याद रखना ये फंक्शंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए जुडिशरी जो है एक फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान के नाम पे जो भी हर कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो संविधान के नाम पे कुछ भी गलत काम करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है, तो ये उनका अधिकार है, ये किसने बताया, ये कौन बताएगा, ये बताएगा
सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है, ठीक है, वो फाइनली इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान को वास्तविक में वही बताएंगे कि हाँ संविधान में ये चीज़ है कि नहीं है, ये जो आपका अधिकार है कि नहीं है, आपका क्या कर्तव्य है, वो सब कुछ जो है वो जुडिशरी ही फाइनल इंटरप्रेटर का काम करती है। फाइनली वही आपको इंटरप्रेट, ठीक है, ट्रांसलेट करके बताएगी। ट्रांसलेट यानी आप अनुवाद करके उसको बताएगी कि हाँ संविधान में ये चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है। अब आते हैं, इट हैज़ द पावर टू रिजेक्ट पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। इसके साथ ही पार्लियामेंट, जुडिशरी के पास पार्लियामेंट के कुछ लॉज, जो पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव कुछ लॉ जो बनाते हैं उसको पास करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर जो कॉमन पब्लिक होती है उसको वो प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल करना, यूज़ करना शुरू करती है। तो देखा गया है कि कुछ कुछ कानून ऐसे भी बनाए जाते हैं इंडिया में जो कि शायद लोगों की भलाई के लिए नहीं होते, लोग उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ अगर जुडिशरी में यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बिना पे अगर कंप्लेंट्स आती हैं जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी पारित लॉ को रिजेक्ट भी कर सकती है, रिकमेंडेशन के लिए भेज सकती है कि इसमें सुधार करिए। तो इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी अगर सरकार ने कोई भी कानून बनाया है, जैसे अभी कृषि बिल आया है, तो इस तरह की भी कोई चीज़ है जो लगता है कॉमन पब्लिक को कि नहीं उनके खिलाफ है, उनके भलाई के लिए काम नहीं है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी अपील कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जुडिशरी को अगर लगता है कि हाँ ये लॉ सही नहीं है, तो उसको वो रिजेक्ट भी कर सकती है, पार्लियामेंट को बोल सकती है कि इस कानून को आप हटाइए। तो इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, और इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके साथ ही जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो वो अपहोल्ड करता है, हमेशा ऊपर रखता है, वो है उसके लिए कानून, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स की हर एक इंसान को उसके फंडामेंटल राइट्स मिले। इन्फोसिस मतलब हमेशा मोटिवेट करें और इंकरेज करे कि हाँ सबको, और ये श्योर करे कि सबको फंडामेंटल राइट्स मिले। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं लीगल सिस्टम की, तो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या है। तो सीधी सी बात है भाई कि जो भी चीज़ें, जो भी कानून हो जो क्राइम से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो होता है क्रिमिनल लॉ। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे चोरी है, ठीक है, डकैती है, फिजिकली इंजरी, आपने किसी को मारा पीटा, जैसे फिजिकली वो इंजर्ड हो गया, मर्डर हुआ, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। और कि ये और इससे रिलेटेड जो लॉ होता है जो इन क्राइम्स को रोके, उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। अब आते हैं फीचर्स पे। तो देखिए क्रिमिनल जो लॉ जो होता है डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। तो ये क्राइम जिसमें पनिशेबल ऑफेंसेस हो, कि हाँ आपको पनिशमेंट मिल सकती है, तो इस तरह के अगर आपने कोई भी काम करे हैं तो उसको हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। और इसमें देखिए क्रिमिनल लॉ में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR, तो देखिए ये फुल फॉर्म है FIR की, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो भी पार्टी है जिसको अभी किसी तरह का नुकसान हुआ है, चोरी डकैती या किसी तरह का मर्डर किसी के वहाँ पे हुआ है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाके रिपोर्ट लिखाते हैं, ठीक है। लॉजिंग मतलब दर्ज कराते हैं अपनी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, तो इसको FIR बोलते हैं। उसके बाद जो पुलिस है वो पूरा का पूरा जब उनके पास केस फाइल हो जाता, जब उन्होंने रिपोर्ट लिख लेते हैं, तो उसके बाद वो पूरा केस इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हाँ क्या क्या हुआ था, कौन क्या क्या सबूत हैं, वो सब विटनेस वगैरह सब कलेक्ट करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो केस जो है वो फाइल कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है। इसके बाद देखिए जो एक्यूज्ड है, अगर जो उसके खिलाफ ये सारे पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी और पाया कि हाँ ये इंसान दोषी है, तो उस अगर वो पाया जाता है कि उसके प्रूफ हो जाता है सब कुछ कोर्ट में कि हाँ ये एक्यूज है, इसने ये किया है क्राइम, तो अब उसको जेल भेजा जाता है, जो भी पनिशमेंट होती है जेल, या उसको फिर साथ में फाइन भी, कुछ पैसा जो है वो जुर्माना भी देना पड़ता है। अब आते हैं सिविल लॉ पे। तो सिविल लॉ देखिए सिविल केसेस रिलेटेड, जैसे प्रॉपर्टी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी क्रिमिनल केसेस से अलावा जो बाकी केसेस होंगे वो सिविल केसेस में आएंगे, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, डैमेज टू गुड्स हो, रेलवे से रिलेटेड हो, ठीक है, और भी किसी तरह के भी इस तरह के हों, तो वो सब जो हैं वो सिविल केसेस में आते हैं। और इससे रिलेटेड जो लॉ होगा उसको हम सिविल लॉ बोलते हैं। इसमें देखिए इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए इसमें भी हार्म और इंजरी की बात तो हो रही है, टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो याद रखना कि इसमें इंसान को नहीं आप मार पीट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसके अधिकारों, ठीक है, टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो, उस इंसान के राइट्स को, यानी जो उसका अधिकार है वो अधिकार आप उसको नहीं दे रहे हो। जैसे कि कोई भी जैसे प्रॉपर्टी है उसकी है और आप उस पर अधिकार करके बैठे हो, मतलब कोई भी हो, तो इस तरह की जब बातें होती हैं, इस तरह के जब उनको अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वो जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं पेटिशन, अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं किसी भी रिलेवेंट कोर्ट में। और अगर जैसे
जहाँ तक किराएदार का मामला होता है, किराए का मामला होता है, तो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट यानी जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं वो जाके केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और जो कोर्ट होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ देता है, अगर जो भी होता है तो इसमें जजमेंट करते हैं जजेस, और अपने हिसाब से जो भी जजमेंट है किसी तरह का तो वो सेटिस्फाई करते हैं पार्टीज़ को। ऐसा नहीं कि झगड़े को और बढ़ाते हैं, नहीं, उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं पीपल्स एसेसिबिलिटी टू द कोर्ट, कि किस तरह से पीपल और ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबल हो सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोर्ट में जाएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में इंट्रोड्यूस किया था एक लीगल मैकेनिज्म, एक कानूनी तौर पे एक मैकेनिज्म शुरू किया था जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, इसको शॉर्ट में PIL बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन PIL फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और किसके बिहाफ पे, सारे लोगों के बिहाफ पे, ठीक है, पब्लिक के बिहाफ पे, पब्लिक नाम आया यहाँ पे, तो पब्लिक के बिहाफ पे कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि किसी के भी जो राइट्स हैं या हमारे जो राइट्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं, हमारे अधिकार जो है वॉयलेट हो रहे हैं, तो अब ये PIL फाइल हो सकती है और ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके घर में अगर कुछ खून खराबा हुआ है या डकैती हुई है या ज़मीन का मामला है तो वही करेगा, नहीं, इसमें ये चीज़ है ही नहीं। उसके लिए क्रिमिनल और सिविल लॉ था आपका। PIL में अगर लोगों की भलाई से रिलेटेड, अगर किसी को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा और वहाँ पे कोई भी इंसान है जो लगता है कि हाँ शुद्ध पानी पीना हर किसी का अधिकार है और सरकार ये अधिकार हमसे छीन रही है, या उस जगह का म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अधिकार उनसे छीन रही है, तो कोई भी 1 या 2 इंसान जाके कोर्ट में ये फाइल कर सकते हैं केस। इसी तरह से अगर रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो, ये सारी चीज़ें जो है एक बेसिक नीड्स हैं और किसी को भी लगता है कि हाँ ये होनी चाहिए और नहीं है, तो इससे रिगार्डिंग भी वो PIL जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर कोई मिलावट हो रही है, कहीं करप्शन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, PIL जो है वो कोर्ट में दर्ज करा सकते हो। आप कंप्लेन पेटिशन जो है वो फाइल करा सकते हो। इससे क्या होगा कि इससे सभी लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है, इससे भलाई होगी और डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो आपकी पक्का सुनेंगे। ये एक लीगल प्रोसेस होता है जो बहुत ही सिंपल है। इसमें आप बस एक लेटर लिख के या टेलीग्राम के द्वारा, सिर्फ आपको एक लेटर लिखना है, एड्रेस करना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को और PIL के द्वारा, और इसी पूरे लेटर को जो है PIL बोलते हैं, जिसमें आप पूरी अपनी प्रॉब्लम लिखोगे और उम्मीद भी करोगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इस बारे में अपना थोड़ा अटेंशन दें, ध्यान दें और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये याद रखिएगा आपके हायर क्लासेस में यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे, तो भूलिएगा मत ये सारे टॉपिक्स। So thank you everyone and please like, share and subscribe the channel for more updates.